जय हिंद सभी साथियों को। हमने जो लास्ट बात करी थी, वो बात करी थी पृथ्वी को लेकर। किसको लेकर बात करी थी? पृथ्वी को लेकर हमने बात करी थी। पृथ्वी से पहले हमने ये देख लिया था कि भाई भूगोल का जनक कौन है, शब्द का जनक कौन है, कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, कौन सा ग्रह कहाँ है, सूर्य से उसकी दूरी क्या है और उसके बाद में आकार में कौन बड़ा छोटा है। सूर्य की परिभाषा देख ली, बुध की देख ली, शुक्र के बारे में पढ़ लिया और पृथ्वी को लगभग हमने पढ़ लिया था। आज वापस शुरुआत वहीं से करेंगे जहां हमने कल लास्ट आपको छोड़ा था। तो यहाँ देखो, बात करते हैं अपने पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से समझो एक चीज। यहाँ देखो, बात करी पृथ्वी की तो छोटी मोटी बातें थी कि भाई पृथ्वी को हमने क्या कह दिया? नीला ग्रह कह दिया। 2/3 भाग किससे गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ है। आंतरिक ग्रहों में ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। हमने ये देख लिया था। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन आते हैं? जिसमें आंतरिक ग्रहों के अंदर आपके बुध आता था, शुक्र आता था, मंगल आता था, पृथ्वी आती, बिल्कुल आती है। उसके बाद बाहरी ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे कैसे थे? बाहरी ग्रह थे। इसके बाद में देखो, बात करें तो आकार के आधार पर इसका कौन सा स्थान हो जाता है? पांचवा स्थान हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो गई थी? 15 करोड़ किलोमीटर। वहीं चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ये याद रखना कि भाई सूर्य से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। तो ये बताओ कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका लगेगा? सूर्य का लगेगा कि चंद्रमा का? और जब ये एग्जाम में सवाल आएगा तो हम किस पर टिक कर देंगे? वो ऑप्शन ही पहला कौन सा देगा? सूर्य देगा। और उसको पता है कि बच्चा सूर्य ही टिक करेगा क्योंकि उसने जो है सबसे बड़ा क्या देखा है? सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा देख लिया। पावर मान लिया बड़े के पास हमेशा ताकत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये जैसे पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, ये छोटा सा आपको प्लैनेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चंद्रमा है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, ये इतना छोटा सा क्या है? चंद्रमा है, जो कि किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा किसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा? तो ये लगेगा किसका? सूर्य का। और आईयूजीजी के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड शेप है। कैसा है? जियोइड शेप है। मैंने आपको कहा था पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? हल्की सी चपटी है। उसके बाद में देखो कि ये जो अपनी पृथ्वी है, इसका विषुवतीय व्यास कितना है? कहने का मतलब ये डायामीटर टोटल पूरा कितना है? तो इसका जो विषुवतीय व्यास है, ये है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। ये क्या है? विषुवतीय व्यास। और यही बात करें ध्रुव से ध्रुव की ओर, यानी इसका जो ध्रुवीय व्यास है, ये कितना है? तो ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12,714 किलोमीटर। और इन दोनों में अंतर कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के मध्य अंतर कितना है? तो अंतर कितना हो जाता है आपका? अंतर हो जाएगा 32 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 32 ही होगा। चलो निकाल ही लेते हैं, वैसे इतनी गणित अपनी तेज है। ठीक है, चलो 42 किलोमीटर। ठीक है, इनका अंतर भी हमेशा याद रखना, और इसका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास ये कितना है ये भी याद रखना। क्लियर है? चलो अब इसके आगे देखो, बात करें पृथ्वी का ध्रुवीय महान वर्त। ध्रुवीय महान वर्त मतलब ये तो अपने को एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके पृथ्वी की ये पिछला हिस्सा समेत कितना है? ये ध्रुवीय महान वर्त कितना है? 40,008 किलोमीटर का। कितना है? 40,008 किलोमीटर का। वहीं बात करें तो विषुवतीय महान वर्त कितना है? बात करें ये जो विषुवतीय महान वर्त है, ये पृथ्वी के, अब ये 3D फोटो बनाने की कोशिश की गई है। ये जो है ये क्या कहलाता है? विषुवतीय महान वर्त। तो विषुवतीय महान वर्त कितना है? 40,076 किलोमीटर का। कितना है? 40,076 किलोमीटर का। 40,076 किलोमीटर का विषुवतीय व्यास, और ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा? 40,008 किलोमीटर का। ये क्या हो जाता है? पृथ्वी का विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास। इन्हीं के साथ साथ में एक दो चीजें और समझ लो साथ में। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि पृथ्वी और सूर्य जो है वो आपके किस तरह घूमते हैं? तो एक दीर्घ वर्ताकार पथ में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एक दीर्घ वर्ताकार पथ में। और इस दीर्घ वर्ताकार पथ में क्या होता है कि सूर्य एकदम बीच में ना होकर थोड़ा सा साइड में होता है। थोड़ा सा क्या होता है? साइड में होता है। यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? सूर्य। और पृथ्वी, एक टाइम ये आएगा जब पृथ्वी यहाँ होगी। ये बिल्कुल सर।
और एक टाइम वो आएगा जब पृथ्वी यहाँ पर होगी कि बिल्कुल सर। लो, अब देखो, वह घटना, ठीक है? वह घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो, वह घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो, वो घटना आपकी क्या कहलाती है? वो घटना कहलाती है अपसौर। वो घटना क्या कहलाती है? अपसौर। वो घटना क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। यानी अपसौर वह घटना हो जाएगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब अधिकतम होगी तो उस घटना को हमने क्या नाम दे दिया? अपसौर। और वो घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी, ये घटना क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? उपसौर। और उपसौर की घटना कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और वहीं बात करें अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। ये क्या हो जाता है आपके? उपसौर और अपसौर की घटना। कहने का मतलब क्या है कि वह स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो, वो घटना क्या कहलाती है? अधिकतम में अपसौर। और बहुत जब नजदीक होगी उसको क्या कहते हैं? उपसौर। बात क्लियर हुई? फोटो क्लियर होनी चाहिए। नीचे जब हम लिखेंगे इसके बारे में तो वो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है? देखो, शब्दों से ज्यादा याद रखना, समझने पर फोकस करना। एक बार हम लिख देते हैं अपसौर के बारे में, तो ये हो जाता है अपसौर। द इवेंट, या फिर वह घटना, वह घटना जब सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो। पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम। तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है आपके अपसौर। ये कब होता है? तो ये होता है 4 जुलाई को। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। ये इवेंट कब होता है? 4 जुलाई को। और वहीं बात करें उपसौर के बारे में, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो? न्यूनतम हो। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो। क्या हो? न्यूनतम। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, इसी को क्या कहेंगे? अपसौर। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। कि सर फिर 3 जनवरी को तो गर्मी भयंकर होनी चाहिए थी, गर्मी कम कैसे? तो ये याद रखो कि इस समय कौन सा हिस्सा सूर्य के आगे है? तो इस समय सूर्य के आगे मकर रेखा वाला हिस्सा है। और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं कर्क रेखा में। हम सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब दुनिया में कहीं नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक की बात आप सभी की क्लियर हुई। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीजें इसमें आ जाए। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अगर आपसे कोई पूछ ले कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पूछ ले कितना है? 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास महान वर्त, महान व्रत, व्रत मतलब पूरा गोला बन रहा है, ये है ध्रुवीय महान वर्त 4008 किलोमीटर। और विषुवतीय महान वर्त इक्वेटोरियल ग्रेट वर्त आपके सर्कल जो है ये कितना हो जाएगा? 4000 सॉरी 40,076 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बिल्कुल सर चलो, बाकी उपसौर समझ में आ गया, अपसौर समझ में आ गया, क्या होता है, कब होता है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा कर ली। अब देखो आगे, अगली चीज आती है आपके लिए मंगल। क्या आता है? मंगल या मार्स। मंगल या मार्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये आपकी क्या होता है। पहले इसकी फोटो देखो, कितनी खतरनाक फोटो है इसकी। ऐसा लग रहा है खूनी लाल है, एक तरीके से लाल ही है तो कैसा? खूनी लाल। चलिए, देखो, बात करें मंगल की, तो मंगल ग्रह जो है इसके आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका क्या कहते हैं? इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। कैसा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहा? क्योंकि इसकी सतह पर कौन सी तत्व या कौन सी चीज की अधिकता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। किसकी अधिकता है? आयरन ऑक्साइड की। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल हो गया लाल ग्रह। फिर देखो, घूर्णन काल पृथ्वी के समान है।
घूर्णन काल किसके समान है? पृथ्वी के समान है। 24 घंटे और 87 मिनट पृथ्वी के लगभग समान है। पृथ्वी के एग्जैक्ट समान नहीं है लेकिन लगभग समान है। क्या है इसका घूर्णन काल? अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी के समान है, पहला ही ऑप्शन शुक्र होगा, दे ऑप्शन शुक्र पे। अरे ये मेरा कौन गलत करे? वो एग्जामिनर बैठा है कि मैं गलत करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा, मैं गलत कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि शुक्र जो है वो आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है, लेकिन घूर्णन काल में हमने देखा था कि शुक्र का घूर्णन काल बहुत ज्यादा है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मंगल का घूर्णन काल क्या है? पृथ्वी के समान। घूर्णन क्या होता है सर? घूर्णन समझ में नहीं आ रहा? तो किसी भी ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अ प्लेनेट विच रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। बात क्लियर हो गई। और जो सूर्य के चारों ओर घूमेगा उसको कहते हैं परिक्रमण। किसी किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं अपन, तो परिक्रमा का मतलब ये थोड़ी ना है कि जगह पर बैठे बैठे ही घूम जाएंगे। परिक्रमा का क्या मतलब हो जाएगा कि हम जो है सूर्य मतलब सॉरी मंदिर के चारों ओर घूम जाएंगे, तो परिक्रमा का मतलब पता चल गया। अब देखो आगे। फिर है कि ये जो मंगल है, इस मंगल के दो उपग्रह है। मंगल के कितने दो उपग्रह है? दो है। क्या कौन कौन से हैं? तो एक तो है फोबोस और दूसरा है डिमोस। एक तो है फोबोस और दूसरा क्या है? डिमोस। बात करें डिमोस की, तो डिमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। डिमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ग्रह आते ही दिमाग में आना चाहिए बुध। लेकिन पूछ ले सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो अपने आप ही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना उत्तर हो जाएगा डिमोस। इसी ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और उसका नाम क्या है? ओलंपस मेसी। क्या नाम है? ओलंपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो कहां पर है? मंगल पर है, जिसका नाम क्या है? ओलंपस मेसी। यहाँ ध्यान से देखो, ये मंगल ग्रह की सतह है। ये क्या है? मंगल ग्रह की सतह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। ये क्या है? मंगल ग्रह की सतह है। बड़ी मुश्किल से नेट से डाउनलोड किया है इसको। फिर देखो, ये आता है आपकी क्या? मंगल ग्रह। ये क्या आता है? मंगल ग्रह आ गया आपका। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? तो यहाँ ध्यान से देखो, मंगल ग्रह में क्या देखा कि इसी ग्रह पर क्या है? आपके सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या? ओलंपस मेसी। और इसी प्लेनेट पर आपके सौर मंडल की ऊंची चोटी है। सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी, सौर मंडल की सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इस ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? इस ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा आपके निक्स ओलंपिया। क्या नाम हो जाएगा? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ये निक्स ओलंपिया क्या हो जाएगा? निक्स ओलंपिया हो जाएगी सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी। वहीं बात करें ज्वालामुखी, ओलंपस में से कहाँ है? मंगल पर है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। डिमोस की क्या खासियत है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। और मंगल के बारे में जानने लायक कुछ नहीं है। परिक्रमण काल 686 दिन का होता है इसका लगभग। ठीक है। अगला देखो, अगला आता है बृहस्पति। अगला क्या आता है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर आपसे पूछ ले सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस। किसका है? मंगल का है। कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फिर बात करें तो शूद्र ग्रह की पट्टिका मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य पाई जाती है। ये हमने बहुत शुरुआत के आज से करोड़ों साल पहले हमने ये पढ़ लिया था। फिर आगे बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमें पता ही है, आप क्या बता रहे हो? फिर दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ये लाइन याद रखना, दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। पहले क्या था? बृहस्पति के ही सर्वाधिक उपग्रह थे, लेकिन अब बृहस्पति की जगह किसी और ने ले ली। किसने ले ली? शनि ने ले ली। किसने ले ली? शनि ने। अब शनि के सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह है। पहले किसके थे? बृहस्पति के। तो बृहस्पति क्या हो जाता है? दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। फिर मैंने आपको कहा था कि शुक्र जो है अपनी एक्सिस पर बहुत धीमे घूमता है, अपनी ही एक्सिस पर बहुत धीमे घूमता है। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। अपने अक्ष पर क्या है? सबसे तेज घूर्णन करता है। कहने का मतलब है कि ये लगभग 10 घंटे में ही घूम जाता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में इसका घूर्णन काल है ये।
घूर्णन काल। इसका घूर्णन काल कितना है? इसका घूर्णन काल है 10 घंटे का। कितने घंटे का? 10 घंटे का। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पृथ्वी पर 1 दिन 24 घंटे का होता है, वहीं पर इस पर 1 दिन कितने घंटे का होता है? 10 घंटे का होता है। मतलब अगर सोच लो यहाँ पैदा हुए होते तो आपको 10 में से सिर्फ 1 घंटे ही सोना होता था। 1 घंटे फिर जाके 2 घंटे की आपकी स्कूल लगती और फिर 1 घंटे आप होमवर्क करते। ऐसा ही कुछ सिस्टम होता अगर आप इस ग्रह पर पैदा होते, वैसे होते नहीं। फिर बात करें इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको कितना समय लगता है, तो 11 वर्ष और 8 माह। 11 वर्ष और 8 माह। हमने कहा हम इंडियन से हम बराबर एवरेज लगाएंगे और वो कितने का लगाएंगे? 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का। फिर बात करें इसके उपग्रह कितने हैं? 79 है। कौन कौन से? 79 है, कहीं 82 भी मिल जाएगा। गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टा। गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टा। और यहीं पर एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करने जैसी है, हाईलाइट कर देते हैं इस चीज को। और हाईलाइट क्या करना है? गैनीमेड को। किसको? गैनीमेड को हाईलाइट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये क्या है? आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अगर आपसे पूछ ले सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह मतलब जो ग्रह के चारों ओर घूमे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। किसका है? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। किसका है? मंगल का है। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? तो बृहस्पति के बारे में ये बात याद रखना, जैसे ही बृहस्पति दिमाग में आए, पहली चीज सबसे बड़ा ग्रह, दूसरी चीज इसके दूसरे सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, बहुत तेज घूमता है अपनी ही जगह पर यानी घूर्णन काल 10 घंटे का है, सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको 12 वर्षों का समय लगता है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि सौर मंडल का भी क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह। अगला आता है शनि। अगला क्या आता है? शनि। शनि क्या है? दूसरा सर्वाधिक तेज घूमने वाला ग्रह। शनि के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। इसी कारण इसको वलित ग्रह या रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वलित ग्रह या रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं। बात करें शनि के बारे में तो दूसरा बड़ा उपग्रह हो जाता है, सॉरी दूसरा बड़ा ग्रह हो जाता है। दूसरा बड़ा ग्रह, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक तेज घूर्णन हो गया इसके ग्रह को, इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहते हैं। इसके प्रमुख उपग्रह कौन से? टाइटन और फोबे। और बात करें तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा? शनि। तो शनि तक की बात क्लियर हो गई। शनि में क्या है? दूसरा तेज घूमने वाला ग्रह। उसके बाद में इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, इस कारण इसको वलित ग्रह भी कहते हैं, गैलेक्सी नुमा प्लेनेट भी कहते हैं। दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। फिर इसमें एक चीज और याद रखना, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, लोएस्ट डेंसिटी प्लेनेट, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शनि। कहने का मतलब इसको पानी में भी अगर रख देंगे तो पानी में भी ये क्या करने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा यानी तैरने लगेगा। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो हो गया होगा आपके। अगली चीज देखो, बात करते हैं अरुण, यूरेनस, अरुण ग्रह की या यूरेनस। इसको कैसा कहते हैं? हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता है। इस ग्रह के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? 5 वलय इसके भी पाए जाते हैं। कि सर ये क्या बात हुई, हमने तो नहीं पढ़ा। आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तब आपको एनसीईआरटी में ये खूबसूरत बात पता चलेगी कि भाई वलय जो है केवल शनि के चारों ओर नहीं पाए जाते हैं। किसके चारों ओर पाए जाते हैं? अरुण के चारों ओर भी पाए जाते हैं। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज मिलती है अपने को। फिर आगे बात करें तो एक चीज और क्या है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे कैसा ग्रह कहते हैं? इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। फिर इसकी खोज किसने करी थी? विलियम हर्शेल ने खोज करी थी। किसने खोज करी थी? विलियम हर्शेल ने। और फिर बात करें आगे तो अगली चीज आती है कि भाई लेटा हुआ ग्रह हो गया, यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में करता है, दिशा में करता है।
सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? विपरीत दिशा में। ऐसा कौन सा प्लेनेट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा? अरुण या यूरेनस, जिसको अपन कहते हैं। बात क्लियर होगी? हरा ग्रह, लेटा ग्रह, सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में, विलियम हर्शेल ने इसको क्या किया था? खोजा था। अगली चीज की बात करें तो लास्ट आता है वरुण या नेपच्यून। वरुण या नेपच्यून सबसे बाहरी ग्रह, ठीक है, सबसे बाहरी ग्रह, सबसे लंबा परिक्रमण काल। मैंने क्या कहा? जो ग्रह जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता जाएगा। मीथेन और हाइड्रोजन गैस की अधिकता भी पाई जाती है। ये क्या है? सबसे बाहरी ग्रह है, तो सबसे कैसा हो जाएगा? ठंडा ग्रह भी हो जाएगा। कैसा ग्रह हो जाएगा? ठंडा ग्रह। क्यों होगा? क्योंकि भाई सूर्य की प्रकाश यहाँ तक पहुंचने में बहुत अधिक क्या लेगा? समय लेगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? तो ये हो जाता है वरुण ग्रह। हमने एक एक ग्रह को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब लास्ट जो आता है वो ये है यम या कुबेर या प्लूटो। यम, कुबेर या प्लूटो, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ देखो, बात करें तो इसकी खोज 1980 में, इसकी खोज कब हुई थी? 1980 में। किसने करी थी? क्लॉडियस थॉम्बॉक ने। किसने करी थी? क्लॉडियस थॉम्बॉक ने। नौवे ग्रह के रूप में इसको मान्यता भी मिली थी। किस रूप में मान्यता मिली थी? नौवे ग्रह के रूप में मान्यता भी मिली थी इसको। फिर आगे बात करें तो वर्ष 2006 में आईएयू ने इसे चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन में क्या किया गया? इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया। कैसा ग्रह घोषित कर दिया? बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया। कि सर ऐसा क्यों किया? ऐसी इसकी क्या गलती थी कि इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया? बात करें तो इन्होंने क्या परिभाषा दी कि भाई बौने ग्रह के लिए एक तो निश्चित कक्षा होनी चाहिए, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, एक निश्चित आकार होना चाहिए इसका। न तो निश्चित आकार है, देखो, ठीक है, न गुरुत्वाकर्षण बल और न इसकी निश्चित कक्षा, निश्चित घनत्व होना चाहिए, नहीं है। अन्य बौने ग्रह और कौन कौन से हैं? सीरीस है, जीना है, ये क्या है? अन्य बौने ग्रह आते हैं। कैसे आते हैं? इसी प्लूटो की तरह। ये याद रखना, प्लूटो जो है क्लॉडियस थॉम्बॉक ने खोजा था। इसको नौवे ग्रह के रूप में मान्यता भी मिली थी, लेकिन 2006 में इसको आपके नौवे ग्रह से हटाकर कहाँ रख दिया? बौने ग्रह की श्रेणी में या ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में इसको रख दिया था। तो यहाँ अपने क्या होते हैं? सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्या? सारे के सारे प्लेनेट कंप्लीट हो जाते हैं। हर एक प्लेनेट की हमने विशेषता भी देख ली, उनसे जुड़े हुए सवाल कैसे आते हैं ये भी देख लिया। अब एक छोटी सी चीज जो अपने को देखनी है वो ये है, अब एक छोटी सी चीज जो अपने को देखनी है वो ये है कि हुआ क्या था कि भाई शुरुआत में भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य जानने हैं अपने को। तो हुआ क्या कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य जानने हेतु सर्न यानी यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा जनेवा में एक महापरीक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने क्या किया कि अंदर गहरा गड्ढा खोदा और उसमें एक सुरंग डाली। इस सुरंग को क्या कहा गया? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। क्या कहा गया? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? प्रोटॉन पुंज को प्रकाश की गति से छोड़ा गया। क्या किया गया? प्रोटॉन के जो कण थे उनको लाइट की स्पीड से छोड़ा गया। और जब ये प्रोटॉन पुंज, जैसे मान लो ये एक सुरंग है और इस सुरंग के अंदर क्या किया गया? प्रोटॉन पुंज को लाइट की स्पीड से छोड़ा गया। यहाँ से भी छोड़ा गया तो ये कण इस तरह, और यहाँ से भी छोड़ा गया। तो ये कण जब आपस में दोनों टकराए तो इन दोनों के टकराने के कारण एक नया पार्टिकल बना, एक नया पार्टिकल बना जिसको क्या कहा गया? प्रोटॉन पुंज के आपस में टकराने के कारण एक डार्क मैटर या गॉड पार्टिकल बना। क्या बना? एक गॉड पार्टिकल बना। और जिसे क्या नाम दिया गया? हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहा गया। जिसे क्या 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 कहा गया? हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहा गया। ये जो है, अगर आपको मैं फोटो दिखाऊं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की, तो ये कुछ इस प्रकार की फोटोएं जो है अपने को देखने को मिलती हैं। कुछ इस प्रकार से जो है ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में क्या किया गया था भाई, एक तरीके से ये माना गया है इससे जो मैटर प्राप्त हुआ है, तो हमने ये माना जो बिग बैंग की घटना हुई थी तो उसके बाद में इसी मैटर से जो है अपने सारे के सारे ब्रह्मांड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलिए, तो अपने यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, और वो टॉपिक कौन सा है आपका? सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम से आगे जो है हम अलग अलग टॉपिकों को इसी तरह पढ़ेंगे। तो इसी तरह आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी को मेरे साथ बेहतर करते चलिएगा। हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी लेते आएंगे, जिससे क्या हो सके जितना पुराना पढ़ा हुआ है उसकी एक दो दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद अपना कोई भी डाउट रहता है तब पूछेंगे और आराम से आगे धीरे धीरे चलेंगे। तो ये जो चीज है इसका अच्छे से फायदा उठाओ, अच्छे से याद करो, नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।